हेलो एवरीवन, वेलकम टू Study07 फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, मेरा आपसे छोटा सा नर्म निवेदन है कि आप अपने पास पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि दोस्तों Study07 में आपको ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो आपने नहीं तो कोचिंगों में पढ़ा होगा और नहीं आपको किसी किताब में मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी किताबों में ढूंढने के बाद, गूगल में सर्च करने के बाद और बहुत सारे यूट्यूब के चैनल को देखने के बाद, प्लस उनके साथ ही बहुत सारी कोचिंग क्लासों के नोट्स उनमें ढूंढने के बाद और इसी के साथ जो पुराने पेपर हैं उनमें आए हुए क्वेश्चनों को देखने के बाद ये एक पीडीएफ तैयार किया गया है और यह पीडीएफ आपके सामने लेके आए हम। तो दोस्तों, देखने से पहले एक बार अपने पास पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे नए नए फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। मैंने आपको कल के वीडियो में जब मैं सिलेबस का था उसमें आपको मैंने बता दिया है कि भारत के प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। इसको अपन इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं। बहुत सी बार प्री हिस्ट्री आता है और बहुत सी बार प्रागैतिहासिक काल आता है, तो दोनों चीज़ें एक बार आप देख लेना। प्रागैतिहासिक काल में इसमें प्राकृतिक साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और प्राकृतिक साक्ष्य में भी कौन कौन से मिले हैं? औजार, बस्ती, अस्थियाँ, अन्य औजार देखने को मिलते हैं। इसके बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री, आगे ऐतिहासिक काल। इसमें हमें प्राकृतिक साक्ष्य तो मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा काल। हड़प्पा काल की बात करें तो जो इसकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद करें अपन ऐतिहासिक काल की, हिस्ट्रिकल पीरियड की। तो ऐतिहासिक काल में प्राकृतिक साक्ष्य तो मिले ही हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और अभी तक इनको पढ़ा भी जा चुका है। जैसे बौद्ध काल, बौद्ध, जैन और महाजनपद काल। इन सभी में जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ा भी जा सका है और प्राकृतिक साक्ष्य मिले हैं, जो प्राकृतिक साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ा भी जा गया है। जब भी तो अपन अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी जानकारी अपन को प्राप्त है। आगे बात करते हैं दोस्तों आज से अपन प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं हो, लेकिन प्राकृतिक साक्ष्य उपलब्ध हो। जैसे औजार, बस्ती, बहुत सारे जो उनके शिकार करने के काम में जो औजार आते हैं वो तो उपलब्ध हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास, इसके बारे में अपन देखते हैं। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, पल्लवरम, तमिलनाडु में सबसे पहला खोजा गया औजार। एक बार देख लो दोस्तों, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, पल्लवरम, तमिलनाडु में सबसे पहले खोजा गया औजार। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल का सबसे पहले खोजा जाने वाला औजार रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा सबसे पहला खोजा गया था। ठीक है, 1863 में। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी थे
ये मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक और प्रातविद थे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को एक बार आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। सॉरी दोस्तों, क्योंकि 1863 की बात है और सन 1857 में क्रांति के समय जो 1868 में ब्रिटिश ताज के हुकूमत में भारत देश को ले लिया गया था, जब बंगाल के गवर्नर को भारत का वायसराय बनाया गया था। तो इस समय प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, उस टाइम पे ये खोज हुई थी। आगे बात करते हैं, इस खोज के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। जो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम में जो खोज की थी, उस खोज के अनुसार भारत के प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे बोलते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारत के पुरातत्व विभाग के जनक कौन ने? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन आया दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे हाईलाइट किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये बना था 1861 में, और रॉबर्ट ब्रूस फुट उसके एक अधिकारी थे। ठीक है, और जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, लेकिन इसके प्रथम महानिदेशक लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे भारत के क्या थे? वायसराय थे, इसलिए इन्हें प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। आगे बात करते हैं, जो वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। वर्तमान में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, जो पुरातत्व विभाग हैं वो किससे संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, और अभी 2011 में से 150 वर्ष पूरे हुए। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण बोरीवली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं। ये क्वेश्चन 2014 या 15 के यूपीएससी के किसी एग्जाम में आया हुआ, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे डाला है। जो पूरा पाषाण काल का पहला सबसे पुराना उपकरण बोरीवली के महाराष्ट्र में मिला है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय के वस्तुओं के आधार पर, एक कोपेन संग्रहालय है, उसके वस्तु के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। जो कोपेन संग्रहालय हैं उनकी वस्तु के आधार पर प्रागैतिहासिक काल या पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। दोस्तों आज अपन सिर्फ पाषाण काल की बात करने वाले हैं। कांस्य युग और लौह युग इसके बाद अपन कल के वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल, इस काल में जलवायु परिवर्तन उस समय के हथियारों और औजारों के प्रकार के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल को जलवायु परिवर्तन और उस समय के हथियारों के जो उपयोग किया जाता था उसके आधार पर 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को कोपेन संग्रहालय के अनुसार कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पाषाण काल, लौह युग और कांस्य युग। फिर पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, जलवायु परिवर्तन और औजारों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अपन बात करते हैं पूरा पाषाण काल की।
पूरा पाषाण काल, पैलेओलिथिक पीरियड। अगर इसकी बात करें अपन दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल को भी अपन 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो मध्य पाषाण काल है उसे अपन फलक संस्कृति भी बोलते हैं, और निम्न पाषाण काल इसे चापर चेपिंग संस्कृति भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ये फलक संस्कृति वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसे आप एक बार नोट जरूर कर लें। आगे अपन बात करते हैं, पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल का जो समय, जो टाइम है वो कितना माना जाता है दोस्तों, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें अपन, तो इसके लक्षण, जब पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम मनुष्य सिर्फ खाने पर ध्यान देता था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे अपने पहनने के लिए खाल का उपयोग करता था और होम्योपैथिक मानव था, ठीक है, आदि मानव के रूप में एक मानव था, तो आखेट या शिकारी पे अपना जीवन व्यतीत करता था। खाद्य संग्राहक, ठीक है, वो गुफाओं में भोजन मतलब खाने का जो शिकार करके उसका संग्राहक भी करता था। पशुपालन का ज्ञान नहीं था। अगर अपन आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, वहाँ पे मानव को पशुपालन का ज्ञान हो जाएगा। आग का ज्ञान था परंतु उपयोग ज्ञान नहीं था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में 3 या 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार वो दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ लें। आग का ज्ञान था, ठीक है दोस्तों, उन्हें आग का ज्ञान था लेकिन उपयोग का ज्ञान नहीं था। यूपीएससी में इसी प्रकार घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से काल में आग का ज्ञान था, तो पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था। आग के उपयोग का ज्ञान कब था, तो नव पाषाण काल में आग के उपयोग का ज्ञान था। आगे अपन बात करें औजार की, तो स्फटिक या क्वांटाइज के औजार, जो स्फटिक एक पत्थर होता है उसके औजार नुकीले औजार बनाते थे, क्योंकि शिकार के लिए नुकीले औजार ही चाहिए थे, और पहला औजार पत्थर के द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि पत्थर फेंक कर वो शिकार करते थे, जो नुकीले पत्थर होते थे उनसे वो शिकार करते थे। सल्क ब्लेड फ्लैग, जो हाथ में एक सल्क ब्लेड होता है, फ्लैग नुकीला पत्थर होता है वो। चापर चुपिंग या चुबेल उपकरण, ये सोहनपुरी उत्तर भारत पाकिस्तान से मिले हैं, इसलिए इसे चापर चुपिंग संस्कृति भी बोलते हैं पूरा पाषाण काल को, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना। इसके जो औजार थे वो क्या थे, बड़े होते थे, ठीक है। आगे अपन मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जाएंगे तो औजार क्या होते हैं, छोटे होते जाएंगे। थोड़ा दोस्तों ये पाकिस्तान थोड़ा सा गलत है, इसको एक बार आप देख लेना। आगे अपन बात करें दक्षिण भारत के मद्रास की, जो दक्षिण भारत में मद्रास है वहाँ पर हेडेक्स उपकरण मतलब हाथों में पकड़ने वाले उपकरण जैसे हस्त, कुल्हाड़ी और गड्ढासा, ये मिले हैं पूरा पाषाण काल के, ठीक है। ये जो मिले हैं पूरा पाषाण काल के ही मिले हैं। अगर इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो ये लगभग 10,000 साल पुराने, तो ये हेडेक्स उपकरण मतलब हाथों में पकड़ने वाले उपकरण थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप एक बार नोट कर लेना, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अभी तक इसका क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इसे एक बार आप नोट कर लेना। आगे अपन बात करें तो मध्य पाषाण काल से कम उपकरण पूरा पाषाण काल में मिले हैं, मध्य पाषाण काल के उपकरण ज़्यादा हैं। तो जो इसके स्थल की बात करते हैं अपन, तो अतिरपक्कम तमिलनाडु, ये किंग द्वारा खोजा गया था। किंग कौन था, रॉबर्ट ब्रूस फुट था उसका मित्र था ये किंग, उसके द्वारा अतिरपक्कम तमिलनाडु में पूरा पाषाण काल का स्थल खोजा गया। इसके बाद हथनोरा मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के पास हथनोरा मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी पूरा पाषाण काल के स्थल मिले। और दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पर हथनोरा में
मानव खोपड़ी और कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। कहाँ पे मिला है? हथनोरा नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश में। वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मानव जो कंकाल और उसकी खोपड़ी का पहला साक्ष्य हथनोरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिला है। भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी, इसकी खोज 1957-58 में, आज़ादी के बाद 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने की थी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, 1957-58 में इसकी खोज हुई थी। इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे आदमी या वहाँ के रहने वाले बहुत सारे इसको देख के आए थे, लेकिन जब इसकी खोज हुई तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं, यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो चित्र पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के संयुक्त चित्र हैं। वहाँ पर हमें पुरा पाषाण काल के चित्र मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं और नव पाषाण काल चित्र भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ तीनों प्रकार के मानव वहाँ पर रहते थे। पुरा पाषाण काल का मानव भी वहाँ रहता था, मध्य पाषाण काल का मानव भी वहाँ रहता था और नव पाषाण काल का मानव भी वहाँ रहता था, क्योंकि वहाँ पर तीनों प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनकी खोज की थी 1957-58 में श्री विष्णुधर वाकणकर ने। ये एक बार आप नोट कर लेना, ध्यान रखना दोस्तों, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बात करते हैं अपन मिर्जापुर, बेल नदी उत्तर प्रदेश, बेल नदी घाटी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों एक बात, जितने भी पुरा पाषाण काल या जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं अधिकतर नदियों के पास ही मिली हैं, क्योंकि ये जितने भी मानव थे ये नदियों के पास में रहते थे। जानवर यहाँ पानी पीने आते थे, ये उनका शिकार करते, या तो इनकी खोज गुफाओं में हुई है या नदियों के पास हुई है। तो बात करते हैं मिर्जापुर की। यहाँ पर हमें औजार मिले हैं और जो औजार है वो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के संयुक्त रूप से यहाँ पर औजार मिले हैं। तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी चित्रकारी मिली है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की। और मिर्जापुर में भी हमें औजार मिले हैं पुरा, मध्य और नव पाषाण काल के। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपन अस्थि निर्मित मानव मातृ देवी की प्रतिमा विंध्याचल, यही मध्य प्रदेश में वहाँ पर मिली है। तमिलनाडु के कुरनूल में इसके स्थल हैं, वहाँ पर भी पुरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। आगे बात करें अपन तो कर्नाटक के हुंसी में, ओडिशा के कुनियाला में, राजस्थान के संगीत तालाब के निकट और छत्तीसगढ़ के सिंगणपुर ETC में पुरा पाषाण काल के स्थल खोजे गए हैं। अभी ये स्थल सारे खोजे जा रहे हैं, अभी तो इनकी खोजबीन चल रही है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अपन मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड 1867 विद्वान CL कार्लाइल सिहल देश अपन श्रीलंका को बोलते हैं, और मध्य पाषाण काल की खोज सबसे पहले सिहल देश श्रीलंका में हुई थी। और किसने की थी? CL कार्लाइल ने की थी 1867 में। ध्यान रखना दोस्तों, इस काल को पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल कहते हैं। यह काल पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों के बीच का पीरियड है। ठीक है। इस काल में हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। जो पृथ्वी पर जो बर्फ जमी हुई थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। जलवायु गर्म और आर्द्र हो चुकी थी, जिसका प्रभाव पशु पक्षियों पर और मानव समूह पर पड़ा। दोस्तों पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय है और हिमयुग पिघल चुके थे, इसलिए इसका प्रभाव
इससे इस जलवायु गर्म हो चुकी थी और इसका प्रभाव पशु पक्षियों पर और मानव पर पड़ा। आगे बात करें अपन, तो जो यहाँ पर जो बड़े औजार थे, उन औजारों का छोटा रूप देखने को हमें मिलता है। बड़े पाषाण उपकरण के साथ लघु पाषाण उपकरण का प्रचलन भी मिलता है। बहुत सारी किताबों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर तीर कमान की शुरुआत हो चुकी थी या हाथ से फेंकने वाले भाले की शुरुआत हो चुकी थी, और बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि नवपाषाण काल में इसकी खोज हुई थी। तो दोस्तों मैंने देखा है कि हाथ से फेंकने वाले जो उपकरण है उसकी खोज मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी और तीर कमानी की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन इसके समय की। तो समय दोस्तों, इसका समय माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसके लक्षण है पशुपालन की शुरुआत, जिसके लक्षण क्या क्या लक्षण है मध्य पाषाण काल के, तो इस टाइम पे पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और पहला पशु कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। आगे बात करते हैं अपन औजार की। यहाँ पर जो औजार मिले हैं वो माइक्लोथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था आपसे कि ये मध्य पाषाण काल में जो उपकरण है वो छोटे हो गए थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो बड़े थे, लेकिन जैसे जैसे मध्य पाषाण काल आता गया ये उपकरण क्या हो गए, धीरे धीरे छोटे हो गए और नुकीले होते गए। ठीक है, तो माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, तो इसके स्थल की बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल के स्थल कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों अपने राजस्थान में, बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। मैंने यहाँ लिखा हो दोस्तों, एक बार इसको नोट कर जरूर देखें, पहले और बाद में। बागोर राजस्थान में पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में बाद में पशुपालन का साक्ष्य मिला है और यहाँ दोनों जगह 5,000 ईसा पूर्व पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया हुआ है और इन्हें आप नोट भी कर लें अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और आने के चांस इनके बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए हमें, पूरा मटेरियल जितना भी स्टडी के हिसाब मतलब पेपर में आने वाला है उससे अपन को 100 गुना ज़्यादा मटेरियल अपने पास तैयार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम है ना बहुत ही टफ होने वाले हैं और जो ये एग्ज़ाम बहुत सारे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसकी आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही टफ आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों हमें सारी चीज़ों को देखकर रहना, हमें 100% अपनी तैयारी रखनी है। आगे बात करें, सर्वाधिक मानव कंकाल लेखलियाँ इलाहाबाद से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक मानव कंकाल लेखलियाँ इलाहाबाद से मिले हैं। इलाहाबाद कहाँ पे आता है, यूपी में आता है, वहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मृद बाण का प्राचीनतम साक्ष्य छेपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे बात करें तो अन्य स्थल सराय नाहर, महादरा और दमदमा, ये तीनों उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के एक ही जिले प्रतापगढ़ में ये तीनों ही जगह हैं। इसकी बात करें तो सराय नाहर में युद्ध का साक्ष्य, पहला युद्ध का साक्ष्य सराय नाहर में मिला है। 4 नर कंकाल, एक साथ यहाँ पे 4 नर कंकाल भी मिले। स्तंभ ग्रंथ मतलब एक खड्डे में एक स्तंभ मिला है। ठीक है, महादरा मृग शय के छल्ले, मृग के बने हुए छल्ले मिले। मृग शय मतलब मृग की हड्डियों से बने हुए छल्ले, मृग मतलब हिरण की हड्डियों से बने वाले छल्ले मिले। हड्डियों के आभूषण यहाँ पे मिले हैं। स्त्री पुरुष का युगल समाधान भी यहाँ को देखने को मिलता है। महादरा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तीनों जगह उत्तर प्रदेश में ही है। दमदमा 3 नर कंकाल मिले हैं और 5 युगल समाधान
यहाँ पर मिले हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है दमदम वाला, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। नवपाषाण काल, नीलोथिक पीरियड। नवपाषाण काल में इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। नवपाषाण भारत के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इस काल की जो सभ्यता थी वो भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1860 में ली मेस्यूरियल ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोस नदी घाटी से प्राप्त किया था। सन 1860 में जो पूरा पाषाणिक खोज हुई थी उससे पहले नवपाषाणिक खोज हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण का पहला उपकरण 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजा गया था। ठीक है, पल्लवरम तमिलनाडु में। लेकिन उससे पहले 1860 में ली मेस्यूरियल ने पहला प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोस नदी की घाटी से प्राप्त किया था। इसके बाद 1872 में लिबिनियन फ्रेजर कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र को दक्षिणी भारत के नवपाषाण काल का मुख्य स्थल घोषित किया। 1872 में निब्लियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र को दक्षिणी भारत के नवपाषाण काल का मुख्य स्थल घोषित किया। अपन दक्षिणी भारत के महापाषाण काल को भी पढ़ने वाले दोस्तों, उसका एक अलग से वीडियो आएगा, इसलिए मैं ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बात करते हैं तो नवपाषाण काल का समय, इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण के लक्षण की बात करें तो यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई थी। मध्य पाषाण काल में देखा कि वहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई थी और नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। पहला जौ और खाद्यान्न में गेहूं, चावल, मक्का था। जो पहली बोई गई फसल थी वो जौ थी और उसके बाद गेहूं, चावल, मक्का बोई गई। आग के उपयोग की जानकारी, नवपाषाण काल में आग के उपयोग की जानकारी हो गई थी। पूरा पाषाण काल में देखा कि आग की जानकारी तो थी लेकिन उपयोग की जानकारी नहीं थी, लेकिन नवपाषाण काल आते आते इनको आग के उपयोग की जानकारी भी हो गई। कुंभकारी का ज्ञान, कुंभकारी मतलब मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के आभूषण, इन सब बनाने की जानकारी हो गई थी। इस टाइम पे मर्द भांड भी बनने लगे थे दोस्तों। ठीक है, आगे बात, पहिए का आविष्कार। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार भी हो चुका था। आज से 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच पहिए का आविष्कार भी हो चुका। 10,000 ईसा पूर्व हो चुका था ऐसे पहिए का आविष्कार। ठीक है, आगे बात करें अपन तो औजार। इस टाइम के जो औजार थे स्लेट पत्थर के औजार थे और सूक्ष्म औजार थे, छोटे औजार थे। ठीक है दोस्तों, और खाने की शुरुआत हो गई थी तो जानवरों को मारना नहीं पड़ता, शिकार करना, आखिर करना, ये सारा बंद हो गया था और एक जगह स्थायी निवास करने लग गए थे। एक जगह स्थायी निवास करके खेती करते थे और एक जगह स्थायी निवास यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करें नवपाषाण काल के स्थल, कौन कौन से स्थल हैं? मेहरानगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। जो मेहरानगढ़ है वर्तमान में पाकिस्तान में है। 700 ईसा पूर्व के साक्ष्य, पुरानी खोजों के अनुसार 700 ईसा पूर्व के मेहरानगढ़ में साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पुरानी खोजों के अनुसार। लेकिन नई खोजों के अनुसार 8,000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य, ठीक है, और वहाँ पे चावल के साक्ष्य भी मिले हैं नई खोजों के अनुसार। ये कहाँ मिले हैं? लहरादेव, संत विहार नगर, उत्तर प्रदेश में मिले हैं। नई खोजों के अनुसार अगर आपसे पूछे तो लहरादेव मिल रहे हैं और पुरानी खोजों के अनुसार मेहरानगढ़ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान में मिले हैं। मेहरानगढ़, राधा गुंडई, घोड़े के दांत मिले हैं। ठीक है, तो घोड़े के दांत, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नवपाषाण काल में घोड़े को पशु के रूप में, मतलब पशु के रूप में पालते थे कि नहीं पालते थे। ठीक है, तो मेहरानगढ़ जो राधा कुंडे में वहाँ पे घोड़े के दांत का अवशेष मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि ये घोड़े को भी पालते थे। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करें कोदलीवाला इलाहाबाद।
यहाँ 6500 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण, बिहार, यहाँ पर भी नवपाषाण काल के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्या मिला है? हड्डियों के उपकरण मिले हैं चिरांद, बिहार में। ठीक है, ये नवपाषाण काल की हड्डियों के उपकरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं कश्मीर। कश्मीर के ब्रुजहोम और गुफलकक्ष, ये गुफलकक्ष एक गुफा है दोस्तों, और ब्रुजहोम वहाँ का एक शहर है, वहाँ पे एक जगह है। ब्रुजहोम का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत से पूछा गया है। इसका जो ब्रुजहोम का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म स्थान, और गुफलकक्ष का अर्थ होता है कुमार की गुफा। ब्रुजहोम में लोग गड्ढों में रहते थे। जो यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए ना, वहाँ जो लोग क्या रहते थे, गड्ढों में रहते थे, शिकार और मछली पालन करते थे। ठीक है दोस्तों, और एक मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और गुफलकक्ष में जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, कोपेनहेगन संग्रहालय के अनुसार। ठीक है, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, इन 3 भागों में बांटा। दोस्तों आज अपन ने पाषाण युग पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल अपन कांस्य युग और लौह युग इन दोनों के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही जो दक्षिणी भारत के महापाषाण काल हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और ताम्रपाषाण काल, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अपन 2-3 वीडियो और आएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, स्टडी 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।